नमस्कार फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ इतिहास विषय के साथ। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर आपको इतिहास से संबंधित कोई भी जानकारी की ज़रूरत है तो आप निश्चित रूप से सही जगह पर हो। इस चैनल पे आपको सभी प्रकार की, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, आरपीएससी हो, नेट हो, सभी प्रकार की परीक्षाओं से संबंधित जानकारी मिलने वाली है। इतिहास जो है, इसका अर्थ दो विशेषताओं में लिया जाता है, दो प्रकार से अर्थ निकाला जाता है। एक तो प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाएं, उन घटनाओं के विषय में धारणाएं लोगों की क्या है, इसके बारे में, इतिहास के बारे में अपन पढ़ेंगे। इतिहास का जो अर्थ है, इति प्लस है प्लस आस शब्द से इतिहास बना है, जिसका अर्थ है यह निश्चित था। यानी ये जो घटनाएं घटी है वो निश्चित रूप से कभी न कभी घटी है, जो इतिहास में दर्ज है। इसका जो शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है जो हिस्टोरिया, इसी से लिया गया है। और अंग्रेजी में जो इसका लिए शब्द काम में आता है वो है हिस्ट्री। इसका जो हिस्टोरिया शब्द है, इसका मेन अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। तो ऐसा अनुमान है कि जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं को व्यवस्थित ढंग से बुनकर इस प्रकार से चित्रित किया गया ताकि कोई सार्थक और सुसंगत अर्थ निकले। इतिहास जानने के जो साधन हैं वो प्राचीन भारत के जो लोगों के बारे में से धारणाएं हैं कि भारतीय लोग जो है इतिहास के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। लेकिन भारत का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, तो फिर जानते ही नहीं थे, गौरवपूर्ण रहा है, ये कैसी विसंगतियां हैं? ये विसंगतियां इसलिए हैं कि अपन जो इतिहास को पुराने ज़माने में जो भी इतिहास के साधन है वो आज के परिप्रेक्ष्य में अवेलेबल नहीं हो पा रहे, वो नहीं मिल पा रहे। इसलिए अपन कहते हैं कि भारतीय इतिहास में पिछड़े हुए थे, लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरी बात, भारतीय प्राचीन काल के जो लोग हैं, जैसे रोम और यूनान में हुए थे, हेरोडेटस है, यूथिलिडियस है, लिवी है, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हुए, लेकिन भारत में कोई भी इतना महान इतिहासकार नहीं हो पाया। इस वजह से सामग्री को व्यवस्थित नहीं किया, व्यवस्थित नहीं हो पाई, और लोगों ने धारणा बना ली कि भारतीय जो है इतिहास के जानकार नहीं थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अपन इतिहास के जो स्रोत है कि भी कौन कौन से स्रोत से जिनसे अपन इतिहास पढ़ सकते हैं, उसमें तीन प्रकार के स्रोत मिलते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है अभिलेख और सिक्के, और तीसरे है यात्री विवरण, यात्री वर्णन कह सकते हैं अपन। तो साहित्यिक स्रोत जो है उसमें अपन सबसे पहले वेद,
वेद के बाद में ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद में आरण्यक, आरण्यक के बाद में उपनिषद, उपनिषद के बाद में वेदांग, वेदांग के बाद में धर्मसूत्र, महाकाव्य, ये तो आगे अपने साहित्यिक स्रोत, एक धार्मिक और एक लौकिक। धार्मिक को भी दो वर्ग में बांटेंगे, एक ब्राह्मण साहित्य, एक ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आ जाता है अपने पहला वेद, दूसरा आ जाता है ब्राह्मण, तीसरा आ जाता आरण्य, आरण्यक, चौथा आ जाता है उपनिषद, पांचवा आ जाता है पुराण, छठा आ जाते हैं महाकाव्य, सातवां वेदांग। ये साहित्य ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। फिर ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य में दो आते हैं, एक तो आता है बौद्ध साहित्य और दूसरा आता है जैन साहित्य। इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन वेदों के बारे में। वेद कुल 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन जो है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में वैसे तो कोई ज़्यादा साहित्य ये ऐतिहासिक चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें ऐतिहासिक चीज़ मिलती है वो है दासराग्य युद्ध। इसके बारे में बहुत बार आरपीएससी ने भी प्रश्न पूछे। इसके बाद में दासराग्य युद्ध जो है भरत कबीले और 10 राजाओं के यानी भरत कबीला और वर्सेस 10 राजाओं के बीच हुआ था, जो प्रूसनी नदी के किनारे हुआ। प्रूसनी नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे। इसके अलावा अभी जो आरपीएससी की 2022 की जो भर्ती हुई है उसमें फर्स्ट ग्रेड में इससे 1% ऋग्वेद से पूछा है, जो इस प्रकार से है कि नासदीय सूक्त। ऋग्वेद से क्या पूछा है? नासदीय सूक्त कौन से वेद में आता है? तो नासदीय सूक्त है ऋग्वेद में आता है। इसी प्रकार से एक प्रश्न वेदों से ही पूछ लिया था कि श्रुति साहित्य किसे कहते हैं? तो श्रुति साहित्य जो है वेदों को कहते हैं। यजुर्वेद में कोई ज़्यादा नहीं है। सामवेद है जो संगीत का उत्पादक है। इसी में संगीत के बारे में जानकारी जो है
सारी मिलती है। संगीत से संबंधित वेद जो है वो सामवेद है और इसका अर्थ ही होता है गान है। साम का अर्थ होता है गान। और ये जो है सामवेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। जिसको पंक्तु शैली भी कहते हैं। अथर्ववेद जो है इसमें बताया गया है कि परीक्षित जो है कुरुओं का राजा था। अलग अलग जो अब आते हैं अपन वेदों के बाद में ब्राह्मण पे, इसको मिटा देता हूं मैं। ब्राह्मण का मतलब है वेदों को सीधी सी सिंपल भाषा में कन्वर्ट करना, व्याख्या करना। वेद जो है बहुत ही क्लिष्ट भाषा में लिखे हुए थे, इसलिए उनको सरल भाषा में उनकी व्याख्या जो है ब्राह्मणों के द्वारा की गई। ब्राह्मण जो है गद्य में लिखे गए और इसमें अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं। दूसरा अपन ब्राह्मण में चलते हैं। ऋग्वेद। तो ऋग्वेद है, इसके दो ब्राह्मण है, ऐत्रेय और कौशितकी। इसके बाद में यजुर्वेद है, इसके भी दो ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ है। इसके बाद में अपन सामवेद में आते हैं, तो इसका एक ही है। पंचवीस। और अथर्ववेद है, इसका भी एक ही ब्राह्मण है, गोपथ। इसमें जो ऋग्वेद के बाद में अपन जितना महत्वपूर्ण है ब्राह्मण, वो है शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें बहुत सारे अपने राजाओं का, वंशों का वर्णन है, जैसे केकयी है, विदेह है, कुरु है, पंचाल है, कौशल है। इन राजाओं का उल्लेख है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो आता है इसमें राज्याभिषेक से संबंधित वर्णन है। इसमें राज्याभिषेक से संबंधित वर्णन जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में अपने को मिलता है। आगे अपन चले तो आरण्यक और उपनिषद, इनमें कोई ज़्यादा इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। इनमें केवल ये जो है दार्शनिक रूप से भारत की जो जानकारी है, भारत का दर्शन है, वो उपनिषद और आरण्यक में मिलता है। फिर अपन पुराणों में आते हैं तो पुराण कुल 18 है। इन 18 पुराणों में से जो मुख्य है वो है 5। 5 पुराण जो है वो मुख्य है, जिनमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है मत्स्य। ये सबसे प्राचीन भी है और इसको सबसे ज़्यादा प्रामाणिक भी माना जाता है। इसके बाद में जो आता है वो आता है अपने
वायु, विष्णु और ब्रह्मांड। वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भगवती पुराण, ये 5 पुराण जो है मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। इसमें मत्स्य पुराण में सातवान शासकों के बारे में चर्चा की गई है। वायु पुराण है, इस पुराण में आपके गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण है, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सबसे पहले पुराणों के बारे में जानकारी देने वाले थे पार्टीजर, और अमरकोश में पुराणों के जो 5 भाग बताए गए हैं, उन 5 भागों में अमरकोश जो अमर सिंह का है गुप्तकाल का, इसमें पुराणों के 5 भाग बताए गए हैं। सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा मनवंतर, चौथा वंशाचरित, चौथा वंश और 5वां वंशानुचरित है। वंशानुचरित यानी राजाओं की वंशावली। और यही 5वां भाग पुराणों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो वंशानुचरित है। इसमें पुराण वंशावली है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से, जो अगर अपन देखें कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से, ईसा पूर्व से पहले का जितना भी वर्णन मिलता है वो अपने को पुराणों में ही मिलता है। इसके बाद में जो वेदांग आते हैं, वेदांग 6 है। वेदांग 6 की आपको, जैसे पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है ज्योतिष, पांचवा है छंद और छठा है निरुक्त। इनमें भी जो है मेन इनका काम था वेदों का शुद्ध उच्चारण। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि बहुत सारे साहित्यिक स्रोत जो है थे, फिर भी भारत के इतिहास को नहीं मानते कि इतिहास भारतीय लोगों का नहीं था। भारतीय केवल लोक गाथाएं या केवल धार्मिक साहित्य। एक ये रीजन ये भी है कि भारतीय लोग जो है इतिहास को एक राजाओं की वंशावली नहीं मान के
उसको धर्मपरक मानते थे। अब आते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य में दो प्रकार के हैं, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं और जैन साहित्य को आगम कहते हैं। अभी 2022 की जो भर्ती हुई उसमें फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया कि अवधान साहित्य किससे संबंधित है, तो ये अवधान साहित्य बौद्ध साहित्य से संबंधित है जो ब्राह्मणेतर साहित्य है। इसके अलावा जो त्रिपिटक है वो 3 है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। इनमें से ये सभी दोनों पाली में है, पाली भाषा में है। भाषा देखे तो इनकी पाली भाषा है और अभिधम पिटक की देखे तो संस्कृत भाषा है। विनय पिटक में संघ से संबंधित जो नियम है वो है संघ संबंधी नियम है। सूत पिटक है उसमें धार्मिक सिद्धांत है, किस प्रकार से धर्म को क्या क्या सिद्धांत है, बौद्ध धर्म को कैसे माना जाएगा, और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य में 2 है, दीपवंश और महावंश। ये भी बौद्ध साहित्य का है भाग है। एक आता है मिलिंद पंदो, जिसमें यवन शासक मिनांडर का नागसेन के साथ वार्तालाप है, इंटरव्यू है। जैन ग्रंथ जो आगम है उनमें परिशिष्ट पर्वन है, आवश्यक सूत्र है, आचरांक सूत्र है, क्लप सूत्र है। और जैन साहित्य में पुराणों का भी बहुत महत्व है, जिन्हें चरित के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आज की जो क्लास यही ख़त्म होती है। इसका रिव्यू दीजिए। जय हिंद, जय भारत।